Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu alayka ya khatamin nabiyyin. Assalamu alaikum students. Today our topic is political history and this is the second part of political history. First part we have discussed in last lecture. 1972 टू 1977 1972 से 1977 तक की पॉलिटिकल हिस्ट्री ये सारी की सारी अभी तक हम सारी कवर करेंगे इस लेक्चर में इंशाल्लाह. जुल्फकार अली भुट्टो assumed power on December 20 1971. 20 दिसंबर 1971 में जो जुल्फकार अली भुट्टो को इख्तियार मिला. फिर क्या हुआ? फर्स्ट ही बिकेम प्रेसिडेंट, पहले वो सदर बन गया मुल्क ऑफ पाकिस्तान एंड आल्सो द फर्स्ट सिविलियन चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर. ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि पाकिस्तान का मार्शल लॉ तो लगता है ना, मतलब आर्मी मिलिट्री रूल के अंडर के कोई अगर जनरल आर्मी का उठ के मार्शल लॉ लगा दे, प्रेसिडेंट बन गए तो वो चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर बन जाता है. लेकिन ये जो जुल्फकार अली भुट्टो था या सिविलियन चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर बनता, क्योंकि यकया खान ने मार्शल लॉ लगाया और सदर इसको बना दिया, इक़्तिदार सारा का सारा भुट्टो को दे दिया. इस तरह फिर ये चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर तो ये बन गया, लेकिन क्योंकि ये आर्मी से नहीं था इसलिए ये सिविलियन था. मेजर पॉलिसीज. द फर्स्ट टास्क वाज द कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग. पहला काम जो था कि आइन बनाया जाए, क्योंकि जब मार्शल लॉ लगा तो जो आइन था 1962 का कॉन्स्टिट्यूशन वो डेफिनेटली एब्रोगेट हो गया. In 1972, interim constitution was adopted and then the Parliament of Pakistan unanimously adopted 1973 constitution. पहले इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन आया, उसके बाद जो पाकिस्तान की पार्लियामेंट है इसने यूनानिमसली मतलब एक राय से सबने मुतफिका तौर पे 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट कर लिया, अपना लिया. द मेजर पॉलिसी ऑफ मिस्टर भुट्टो वाज नेशनलाइजेशन. अब ये नेशनलाइजेशन इंपॉर्टेंट एमसीक्यू में आ सकता है कि नेशनलाइजेशन की जो पॉलिसी थी किसने इंट्रोड्यूस कराई थी, तो आप बोलेंगे जुल्फकार अली भुट्टो ने इंट्रोड्यूस कराई थी और इसी के रिजाइम में ही आई थी. इसको हम इस तरह इसका कंसेप्ट क्लियर करते हैं कि इसका ये मतलब है कि सारी की सारी जो इंडस्ट्रीज थी या ज्यादा जो इंस्टीट्यूशन है ना प्राइवेट, मतलब जो लोगों ने पर्सनली खुद बनाए हुए थे, जैसे प्राइवेट स्कूल बनते हैं, इंडस्ट्रीज बनती हैं, ऐसे उनको नेशनलाइज किया जाए, उन सबको सब अंडर सबके सब गवर्नमेंट अंडर गवर्नमेंट आ जाए, मतलब सारे के सारे गवर्नमेंट की तहवील में आ जाए, सारे के सारे अदारे जो नेशनलाइज हो जाए, इसको कहते हैं द प्रोसेस ऑफ नेशनलाइजेशन. एंड इट वाज डन इन द रिजाइम ऑफ जुल्फकार अली भुट्टो. अब जो भुट्टो की गवर्नमेंट है उसने नेशनलाइज किन किन चीज़ों को किया था, ये उसकी लिस्ट है. ये शायद क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है कि किन किन चीज़ों को भुट्टो की जो गवर्नमेंट है उसकी पॉलिसीज ने नेशनलाइज किया था. एमरलैंड माइंस इन स्वात में ये एमरलैंड माइन है, एक कान है, इसको इसने नेशनलाइज किया था. की इंडस्ट्रीज लाइक आयरन एंड स्टील, बेसिक मेटल्स, हैवी इंजीनियरिंग, हैवी इलेक्ट्रिकल मोटर व्हीकल्स एंड ट्रैक्टर, हैवी एंड बेसिक केमिकल्स, पेट्रोकेमिकल्स, सीमेंट, गैस, ऑयल रिफाइनरी एक्सेट्रा, ये सारी की सारी इंडस्ट्रीज हैं, ये सारी की सारी इसको इसने नेशनलाइज किया था. लाइफ इंश्योरेंस इन 1972 1972 में लाइफ इंश्योरेंस की जो पॉलिसी है, जो बीमा पॉलिसी वगैरह करवाते हैं, इसको लाइफ इंश्योरेंस जिसे कहते हैं, उसको भी नेशनलाइज कर लिया था. बैंक इन 1974 सारे के सारे जो बैंक थे, कुछ तो नेशनलाइज ऑलरेडी थे, लेकिन जो नहीं थे, जो प्राइवेट थे, वो सारे नेशनल हो गए थे. मोस्टली उनमें से मेजोरिटी जो है वो नेशनलाइज हो गए थे 1974 में. ये एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है, आपको पता है जो ग्रीन हाईलाइट है वो एमसीक्यूज के लिए और जो येलो है वो शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए इंपॉर्टेंट. फिफ्थ नंबर पे स्कूल्स एंड कॉलेजेस इन 1972 1972 में स्कूल और कॉलेजेस को भी इसने नेशनलाइज किया था. न्यू यूनिवर्सिटी ऑर्डिनेंस वाज इशूड इन 1973. मैनेजिंग एंड सब एजेंसीज वर अबॉलिश्ड. अब ये जो सब एजेंसीज थी, मैनेजिंग मतलब जो प्राइवेट तौर पे लोग अपने खुद अदारे चला रहे थे, मैनेज कर रहे थे, या जो और नीचे एजेंसीज थी वो सारी की सारी अबॉलिश हो गई, खत्म हो गई, क्योंकि ये सारे के सारे जो अदारे थे मोस्टली उनमें से मेजोरिटी नेशनल हो गए, अंडर गवर्नमेंट आ गए ना, तो वो डायरेक्ट अंडर गवर्नमेंट आ गए, इसलिए सब एजेंसी जो उन्हें मैनेज कर रही थी वो अबॉलिश हो गई, खत्म हो गई. और ये यूनिवर्सिटी ऑर्डिनेंस जो इशू हुआ ये 1973 में, फर्स्ट न्यू यूनिवर्सिटी ऑर्डिनेंस, ये भी एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट लेबर पॉलिसी. A new labor policy was announced in which more rights and concessions were given to the working classes. Working classes मतलब जो काम करने वाले लोग होते हैं, जैसे मिस्त्री हो गए, मजदूर हो गए, और दूसरे जो लेबर्स होते हैं, मतलब जो छोटी लेवल पे छोटी मिल्स वगैरह में काम करते हैं, उन सब के को ज़्यादा हुकूक दिए गए, ज़्यादा कंसेशंस उनको ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटेट किया गया, जो ये भुट्टो की लेबर पॉलिसी थी. इसमें हेल्थ पॉलिसी. अंडर न्यू हेल्थ पॉलिसी चीप मेडिसिन एंड फैसिलिटीज वर प्रॉमिस्ड टू द मैसेज. मैसेज का मतलब होता है अवाम, लोगों से क्या वादा किया गया कि जो सस्ती उन्हें अदवायात मिलेंगी और उन्हें सहूलियात मिलेंगी. नेक्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स हम पढ़ चुके हैं लास्ट लेक्चर में, हमें पता ही क्या होता है. एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स वर इंट्रोड्यूस टू एरेडिकेट करप्शन इन द कंट्री.
ये जो करप्शन थी इसको ख़त्म करने के लिए, इरेडिकेट करने के लिए, इसका जड़ से खात्मा करने के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स हुए। इसमें आपको पता है कि बहुत से ऑफिसर्स जो हैं उनको निकाल दिया गया, तकरीबन 1600 प्लस ऑफिसर्स निकाले अपने ऑफिस से। उसके बाद जब यहिया खान आए उसने भी 300 से ज़्यादा, ऑलमोस्ट 313 और 303 और 313, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्ट फिगर, उनको ऑफिसर्स को उनके ऑफिस से रिमूव किया ऑन द चार्ज ऑफ करप्शन। करप्शन को ख़त्म करने के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स आए। इनका पर्पज़ क्या था एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म का? टू eradicate corruption. Hundreds of civil servants were removed on the charge of corruption. प्रॉब्लम्स ऑफ रिफॉर्म्स, अब इन सारे के सारे जो रिफॉर्म्स आए थे, इस्लाहात आए थे, इनके प्रॉब्लम्स क्या थी? रिफॉर्म्स वर गुड इन आउटलुक बट एज देयर रिजल्ट्स वर नॉट अकॉर्डिंग टू द एक्सपेक्टेशन ऑफ द मैसेज। वो कहते हैं आउटलुक मतलब दूर से देखने के लिए तो ये सारी इस्लाहात अच्छी थी, एडमिनिस्ट्रेटिव हो रही हैं जी, लेबर हो रही हैं, राइट हेल्थ की हो रही हैं, और ये सारी की सारी एजुकेशन रिफॉर्म्स, लेकिन जो वैसे इनका जो रिजल्ट था, इनके जो नताइज थे वो एक्सपेक्टेशन, उम्मीदों के मुताबिक ना आए थे जो अवाम की इससे उम्मीद थी। Discontentment took the place of initial optimism. डिसकॉन्टेनमेंट का मतलब होता है नाखुशी, मतलब एक अफसुर्दगी जिसको कहते हैं। इनिशियल ऑप्टिमिज्म, जो शुरू की उम्मीद थी, जो एक उम्मीद थी कि इन रिफॉर्म से डेवलपमेंट आएगी कंट्री में, उसकी उम्मीद की जगह डिसकॉन्टेनमेंट आ गई थी, नाखुशी आ गई थी, मायूसी आ गई थी। डेफिनेटली जब इनसे रिफॉर्म से वो फायदा ना हुआ जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था, तो फिर डिसकॉन्टेनमेंट आ गई। 1977 इलेक्शन एंड एजिटेशन। As a result of election of 1977, Pakistan People's Party won the elections, but joint opposition blamed a mass rigging in the election results. 1977 के इलेक्शन जो है पाकिस्तान पीपल पार्टी ने जीते, लेकिन अपोजिशन की जो सारी जमायतें थी वो सारी की सारी ज्वाइंट होगी। अपोजिशन आपको पता होना चाहिए, एक तो पार्टी जो जीतती है इक़्तिदार में होती है उसको कहते हैं विनिंग पार्टी, ये उसने वो इलेक्शन किया पीपीपी में। और जो ज्वाइंट पार्टीज थी, अपोजिशन थी, जिनको इक़्तिदार नहीं मिला था, ये कम सीट्स थी जिनकी, उन सारी की सारी पार्टीज को हम मिला के कहते हैं अपोजिशन। अब वो ज्वाइंट अपोजिशन मतलब वो सारी की सारी पार्टी एक साथ हो गई थी, इकट्ठी हो गई थी। अभी भी जैसे अपोजिशन साथ हो जाती है हमारी, एक पार्टी जो इक़्तिदार में होती है और जो दूसरी पार्टी जिन्हें इक़्तिदार नहीं मिलता, वो सारी की सारी एक दूसरे के साथ हो जाती हैं, इसको कहते हैं ज्वाइंट अपोजिशन। ज्वाइंट अपोजिशन ने ये ब्लेम किया कि जो इलेक्शन का रिजल्ट था इसमें धांधली हुई है, रिगिंग, मैस रिगिंग, मतलब बड़े लेवल पे धांधली हुई है। दे डिमांड फ्रेश इलेक्शन, उन्होंने कहा दोबारा इलेक्शन कराई जाए। ज्वाइंट अपोजिशन ने कहा भुट्टो इनिशियली वाज स्टबर्न बट लेटर शोड इंक्लाइनेशन टू कॉम्प्रोमाइज। पहले भुट्टो जिद्दी हो गया कि नहीं ऐसा नहीं होगा, क्योंकि वो पीपीपी में था, जाहिर है वो इक़्तिदार में आया था। बाद में फिर उसने थोड़ी सी इंक्लाइनेशन, थोड़ी सी लीनियंसनेस, अपनी लीनियंसी शो की, वो कम्प्रोमाइज करने पे वो आमादा हुआ। बट हिस्ट्री हैज टेकन अ यू टर्न, लेकिन जब वो कम्प्रोमाइज करने के लिए उसने अपनी इंक्लाइनेशन शो की तो हिस्ट्री ने एक जो यू टर्न है वो ले लिया था। वो यू टर्न बहुत ज़्यादा खतरनाक था, डेंजरस था। दिस यू टर्न कॉज द सेपरेशन ऑफ ईस्ट पाकिस्तान फ्रॉम द वेस्ट पाकिस्तान। As he refused to negotiation the elected majority party in 1971, उन्होंने गुफ्तगू करने से, गुफ्तो शनीद करने से इनकार कर दिया था। इलेक्टेड पार्टी थी मेजोरिटी जो पीपीपी की थी। नो अपोजिशन रिफ्यूज टू कंप्रोमाइज एंड टुक द केस टू द सेचीज। अब पहले भुट्टो ने स्टबर्न हो गया था और उसने कंप्रोमाइज करने से इनकार किया। बाद में ओपोजिशन स्टबर्न हो गई, उन्होंने कहा बस अब नहीं हम कंप्रोमाइज करेंगे। फ्रेश इलेक्शन वाली बात भी जो हमारी, वो भी उन्होंने एक फार अवे, उसको साइड अवे कर दिया। और केस टू द सिटीज, और जो केस था, मसला था, गलियों में आ गया। इसका ये मतलब है कि ऐसे ही हर बंदा मतलब खिलाफ हो गया हुकूमत है। हर आम जो एक कॉमन पर्सन होता है, एक जो आम बंदा होता है, गली का आदमी, आम आदमी जिसको कहते हैं, मतलब जिसको इतना ज्यादा नॉलेज नहीं होती पॉलिटिक्स की और इन सारी बातों की, वो भी जो गवर्नमेंट के खिलाफ हो गया। इस हद तक जो इंतशार है वो बढ़ गया था। अर्बन शॉपकीपर्स थे, दुकानदार थे, अर्बन शहरी इलाकों के, बिजनेसमैन सारे के सारे, स्टूडेंट्स, वुमेन एंड इवन द इंटेलिजेंशिया ज्वाइंट हैंड्स अगेंस्ट द गवर्नमेंट। वही बात के सारे लोग, ये सारे के सारे जो बताए हैं, इंटेलिजेंशिया होता है जो दानिशवर, जो अच्छे मतलब जो पढ़े लिखे लोग दानिशवर एक कंट्री के होते हैं, उनको कहते हैं इंटेलिजेंसिया। ये सब के सब ज्वाइंट हैंड अगेंस्ट द गवर्नमेंट, सारे के सारे गवर्नमेंट के खिलाफ हो गए थे। इन्होंने अपने हाथ ज्वाइंट कर दिए, मतलब हाथों में हाथ डाल दिए गवर्नमेंट के खिलाफ। द रिजल्ट वाज द थर्ड मार्शल लॉ। डेफिनेटली अब इतनी जो लॉ एंड नल एंड वाइट कंडीशन हो गई थी, लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल खत्म हो गया था, एबॉलिश हो गया था कंट्री से, तो थर्ड मार्शल लॉ लग गया फिर से, अनफॉर्चुनेटली। एंड ऑफ डेमोक्रेसी, जमहूरियत खत्म हो गई फिर से।
फिर 1977 से 1985 में क्या हुआ, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल मोहम्मद जियाउल हक टुक ओवर द इम्पोज्ड मार्शल लॉ। ये थर्ड मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर जिसने पहला लगाया था अयूब खान ने, दूसरा यहिया खान ने, और तीसरा मोहम्मद जियाउल हक ने मार्शल लॉ लगाया। ही सस्पेंडेड कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन को उसने सस्पेंड कर दिया। इट वाज, अब आप सोचते होंगे पहले जब मार्शल लॉ लगता था तो कॉन्स्टिट्यूशन एब्रोगेट होता था, इधर सस्पेंड हुआ है, इसकी आपको रीजन आगे पता चल जाएगी। इट वाज द लॉन्गेस्ट मिलिट्री रूल इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। मोहम्मद जियाउल हक का जो रूल था, इसका जो दौरे हुकूमत था, वो पाकिस्तान की हिस्ट्री का सबसे बड़ा दौरे हुकूमत था, मिलिट्री का। तो लॉन्गेस्ट मिलिट्री रूल इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान वाज द रूल ऑफ मोहम्मद जियाउल हक, ये आपने याद रखना है। टू जस्टिफाई हिज रूल जियाउल हक प्रेजेंटेड हिज एजेंडा। उसने अपना एजेंडा क्या किया कि उसने रूल क्यों टुक ओवर किया, इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, इस्लामाइजेशन, रिटर्न टू डेमोक्रेसी। वो कहता है कि एडमिनिस्ट्रेशन जी सही नहीं कर रही सारे लोग, वो मैं करूंगा ठीक से। इस्लामाइजेशन आएगी कि पाकिस्तान जब से बना है 71 तक कोई इसमें इस्लामाइजेशन इंट्रोड्यूस ठीक से नहीं हुई, इसने कहा कि ये भी मैं लाऊंगा, और रिटर्न टू डेमोक्रेसी और जमहूरियत भी होगी। ये एजेंडा था अयूब खान का। ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है कि एजेंडा ऑफ अयूब खान 3 पॉइंट्स थे ये। मेजर पॉलिसीज क्या थी, अयूब खान ने, मोहम्मद जियाउल हक, सॉरी आई हैव मिस्टेकनली सेड अयूब खान, उसने फर्स्ट मार्शल लॉ लगाया था, और सेकंड यहिया खान ने, और थर्ड मोहम्मद जियाउल हक ने। इसका ये एजेंडा था, ये 3 पॉइंट्स जो हमने पढ़े हैं। मेजर पॉलिसीज क्या थी, जियाउल हक प्रॉमिस्ड इलेक्शंस फर्स्ट विद इन 19 डेज, 90 दिन के अंदर अंदर उसने कहा था इलेक्शन होंगे। एंड देन एक्सटेंडिंग दिस पीरियड आफ्टर द रिफॉर्म, दीज रिफॉर्म्स इंक्लूडेड, और फिर इसने ये पीरियड बढ़ा दिया 90 दिन का रिफॉर्म्स के बाद। इस्लाहात जो इसने की थी, क्या इस्लाहात इसने की थी मोहम्मद जियाउल हक ने, सॉरी, इसकी रिफॉर्म्स 2 थी। अकाउंटेबिलिटी ऑफ द आउटसाइड रिजाइम। आउटसाइड का मतलब है जो पहले रिजाइम गवर्नमेंट दौरे हुकूमत जो गुजर चुका था, जो हटा दिया गया था, उसकी अकाउंटेबिलिटी की जाए, उससे जवाब तलब किया जाए कि क्या वजह है उसके फेलियर की, गवर्नमेंट क्यों फेल हुई और सारी डेवलपमेंट क्यों स्टॉप हुई। रिस्ट्रिक्शन इम्पोज्ड ऑन पॉलिटिकल एक्टिविटीज एंड प्रेस, पाबंदियां लगा दी गई थी पॉलिटिकल सियासी सरगर्मियों पे और प्रेस पे भी। ये दोनों जो रिफॉर्म्स थे ये मोहम्मद जियाउल हक ने किए थे। Islamization. In this way of Islamization of the system, he introduced many steps for forgiving corruption of some Islamic groups. करप्शन को फॉरगिव करने के लिए, फॉरगिंग करने के लिए, ख़त्म करने के लिए इसने जियाउल हक ने जो है मैनी स्टेप्स इंट्रोड्यूस कराए। वो स्टेप्स क्या थे, ये आल्सो, ये नीचे स्टेप्स हैं, हम इसको पढ़ते हैं। ही आल्सो इंट्रोड्यूस कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल चेंजेस टू एम्फेसिस ऑन इस्लामिक वैल्यूज इन द सोसाइटी। ही एस्टैब्लिश्ड कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल चेंजेस, मतलब आईनी तब्दीलियां भी कराई थी और कानूनी तब्दीलियां भी इसने, किस लिए, एम्फेसिस ऑन इस्लामिक वैल्यू, इस्लामिक इक़्तिदार को लागू करने के लिए, उनको पुरजोर तरीके से सोसाइटी पे लागू करने के लिए उसने ये किया था, कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल चेंजेस कराई थी। ही एस्टैब्लिश्ड, क्या एस्टैब्लिश कराया उसने, शरीयत बेंचेस एस्टैब्लिश इन 1979। इस डेट को उसने इस सन में उसने शरीयत बेंचेस एस्टैब्लिश कराए। शरीयत बेंचेस का ये मतलब होता है कि कोर्ट्स आगे बने हुए हैं, एक कोर्ट का एक बेंच होता है, समझे, बेंच में जजेस होते हैं, मतलब उसको अगर 2 जजेस होंगे तो फिर उसको डबल बेंच, डिवीजनल बेंच कहा जाएगा। 3 जज होते हैं, 4, 5, 6, मतलब जितने भी जज होते हैं बेंच में, एक से ज्यादा जो जज होता है ना उसको कहते हैं बेंच ऑफ जजेस। अब शरीयत बेंचेस ने इस तरह मुतारफ करवाया कि जो बड़े बड़े उलमा कराम है, मतलब उस वक्त के, या जो एक जो फिका जानते हैं, इस्लाम का लॉ, जो इस्लामिक लॉ को जानते हैं, उनको शरीयत बेंचेस में उसने जज बना दिया और ये बन गए शरीयत बेंचेस। एस्टैब्लिश इन 1979। फेडरल शरीयत कोर्ट वाज एस्टैब्लिश इन 1981। शरीयत बेंचेस के बाद नेक्स्ट स्टेप इसने 1981 में क्या किया, फेडरल शरीयत कोर्ट पूरी की पूरी कायम कर दी हुदूद लॉज के लिए, कि इस्लामिक लॉज, इस्लामिक कानून जो है वो इंप्लीमेंट करेगी फेडरल शरीयत कोर्ट, जो पाकिस्तान में है अब भी। जियाउल हक ने मुतारफ करवाई थी 1981 में। इंट्रोड्यूस इस्लामिक पनिशमेंट, इस्लामी सजाएं इसने मुतारिफ कराई। एम्पूटेशन ऑफ हैंड्स, हाथों का तलफ करना, काट देना, मतलब अगर कोई चोरी करे तो उसके हाथ काट दिए जाएं, ये इस्लामिक सजा, यू नो वेल। स्टोनिंग टू डेथ, के मौत की सजा दी जाए। संसार करना जिसे कहते हैं, पत्थर मारकर किसको मार देना, संसार करना, ये भी इस्लामिक सजा है। एंड लेशिंग एग्जैक्टा, लैशिंग का मतलब होता है कोड़े मारना या जरबे लगाना, एक किस्म का कोड़े मारना, ये भी इस्लामिक सजा, ये सारी सजाएं इसने मुतारिफ कराई। इंटरेस्ट फ्री बैंकिंग इनिशिएटेड इन 1981 ऑन द प्रिंसिपल ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग। इंटरेस्ट फ्री बैंक, सूद से पाक जो बैंक थे वो इसने मुतारिफ करवाए 1981 में। इनका प्रिंसिपल क्या था, प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग। ये भी इंपॉर्टेंट है कि इंटरेस्ट फ्री बैंक से जो जियाउल हक ने मुतारिफ कराए, उनका प्रिंसिपल था प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग। ये हाईलाइट सॉरी नहीं हो कर सकी मैं, आप इसको नोट कर लीजिएगा। प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग का मतलब क्या है, अगर तो जैसे आप कहते हैं इंश्योरेंस वगैरह कराते हैं, उसको आपको हमेशा फायदा ही होता है, मतलब हर महीने आपके पैसे इंक्रीज ही होते हैं, कम नहीं होते, इसको कहते हैं इंटरेस्ट। सूद है, ये तो हराम है ना बिल्कुल ही।
इससे जो इंट्रोड्यूस करवाया उनमें का प्रिंसिपल था प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग। मगर अगर प्रॉफिट होगा आपके पैसों से, कोई कारोबार अगर करेंगे बैंक या जो भी करेगा तो वो भी आपका, और अगर लॉस होगा आपको तो दोनों चीज सूरतें आपको कबूल करनी पड़ेंगी। ये इंटरेस्ट फ्री है, प्रॉफिट एंड लॉस, ये एक तिजारत एक किस्म की थी। ज़कात डिडक्टेड ऑन सेविंग अकाउंट्स एंड इन्वेस्टमेंट्स, जो लोगों के सेविंग अकाउंट थे, इन्वेस्टमेंट जो उन्होंने बैंक्स वगैरह में की हुई थी उसमें से ज़कात डिडक्ट होने लगी, कटने लगी। उशर वाज इम्पोज ऑन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस इन 1983, 1983 में उशर जो एग्रीकल्चर लैंड से लिया जाता है, ये ज़रात से जो उशर लिया जाता है, ये भी इस्लाम में है, ये इंट्रोड्यूस करवाया उसने। Next, a new education policy with Islamic character of syllabus along the Pakistan studies and Islamiyat compulsory for all classes up to graduation. BA तक सारी क्लासेस के लिए इस्लामियात और पाक स्टडी कंपल्सरी कर दी और इस्लामिक एजुकेशन की पॉलिसीज ने इंट्रोड्यूस कराई। इस्लामाइजेशन ऑफ मैस मीडिया, मैस मीडिया का इस्लामाइजेशन, ये तो वैसे बात ही थी, सारी बातें थी, लेकिन मैस मीडिया की इस्लामाइजेशन अपने हद तक इसने की। ये सारी की सारी इसकी पॉलिसीज थी, आप इसको मेमोराइज कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन आ सकता है, शॉर्ट भी और लॉन्ग में भी आ सकता है, ये ढेर सारी पॉलिसीज हैं इसकी। प्रेयर्स ब्रेक, नमाज की जो ब्रेक है, मतलब नमाज की जो मुख्तसर एक ब्रेक वो ऑफिस में होने लगी। मोहल्ला सलात कमेटीज वर फॉर्म टू ऑब्जर्व द कंप्लाइंस ऑफ प्रेयर ऑर्डिनेंस, प्रेयर ऑर्डिनेंस इसने एक हुक्म जारी किया। आपको पता है प्रेसिडेंट था, तो प्रेसिडेंट जो ऑर्डिनेंस हुक्म जारी करता है उसको ऑर्डिनेंस कहते हैं। प्रेयर ऑर्डिनेंस इसने जारी किया, उस पर अमल दरामद करने के लिए मोहल्ला सलात कमेटीज बनाएगी, मोहल्लों में कमेटीज बनाएगी कि लोग नमाज पढ़ते हैं या नहीं। पाकिस्तान बैतुल माल वाज इस्टेब्लिश, जो पाकिस्तान फाइनेंस था उसको बैतुल माल का नाम दे दिया गया, मतलब एक किस्म का बैतुल माल इस्टेब्लिश हो गया जो इस्लामिक हुकूमत में होता था इस्लामाइजेशन के प्रोसेस के अंदर। रिटर्न टू डेमोक्रेसी, इन ऑर्डर टू रिटर्न टू डेमोक्रेसी ज़ियाउल हक टुक द फॉलोइंग मेजर्स। अब डेमोक्रेसी उसने कहा था इस्लामाइजेशन होगी, उसके लिए उसने सारे ऊपर वाले स्टेप्स जो एस्टेब्लिश किए, और फिर उसने कहा था कि डेमोक्रेसी भी होगी। अब डेमोक्रेसी जमहूरियत की तरफ आने के लिए उसने ये स्टेप्स लिए, इनको भी आपने मेमोराइज करना है। लोकल बॉडीज इलेक्शंस 1971, मतलब सारी की सारी जो बॉडीज हैं लोकल बॉडीज, उनके इलेक्शंस होंगे। मतलब पहले उनमें जो ऑफिसर होता था वो ऐसे ही सिलेक्टेड होता था या वट एवर, लेकिन अब थ्रू इलेक्शंस आया करेगा वो। Referendum was held to elect Zia-ul Haq as president for next 5 years on December 1984. 1984 दिसंबर में इसने रिफरेंडम करवाया, तो ये प्रेसिडेंट जिसमें से इलेक्ट हुआ नेक्स्ट 5 ईयर के लिए। देन ही हेल्ड इलेक्शन ऑन नॉन पार्टी बेसिस ऑन फरवरी 1985। फिर 1985 में इसने इलेक्शन करवाया नॉन पार्टी बेसिस। नॉन पार्टी बेसिस इलेक्शन वो इलेक्शन होते हैं जिसमें एक बंदा, मतलब अगर वो इलेक्शन पे खड़ा होता है जिसे आप कहते हैं, तो वो अब तो ऐसे होता है ना, या वैसे आम ये रूटीन है कि वो अपनी पार्टी की तरफ से खड़ा होता है, मतलब वो किसी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहा है। नॉन पार्टी बेसिस पे ये होता है कि वो अपने पर्सनल मेरिट्स की वजह से खड़ा होता है कि उसमें ये खूबियां तो आप इसको वोट दें, उसकी किसी भी पार्टी से एफिलिएशन नहीं होती, इसको कहते हैं नॉन पार्टी बेसिस इलेक्शंस। नेक्स्ट 4 पॉइंट, अ न्यू नेशनल असेंबली वाज फॉर्म्ड एंड अ सिविलियन गवर्नमेंट वाज इंस्टॉल्ड। मार्शल लॉ जो था वो सो कॉल्ड मार्शल लॉ वो खत्म हो गया और ये सिविलियन बन गया। ज़ाहिर प्रेसिडेंट बन गया, इलेक्शन हुए तो फिर सिविलियन गवर्नमेंट बन गई, नेशनल असेंबली बन गई और सिविलियन गवर्नमेंट इंस्टॉल हो गई, मतलब दोबारा बहाल हो गई पाकिस्तान में। रिवाइवल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर मार्च 1985 विद मोस्ट कंट्रोवर्शियल 18th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट वाज इंट्रोड्यूस। इसका मतलब ये है कि रिवाइवल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर, जो कॉन्स्टिट्यूशन के ऑर्डर्स थे सारे वो एक बार रिवाइज किया गया, रिवाइवल हुआ उनका मार्च 1985 में। अब वो विद मोस्ट कंट्रोवर्शियल 18th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट थी कॉन्स्टिट्यूशन की। कंट्रोवर्शियल का मतलब होता है बहुत ज्यादा इस पर तकरार बहस वगैरह छिड़ती रही कि ये होनी चाहिए कि नहीं। मैं आपको शॉर्टली बता देती हूँ कि 8th अमेंडमेंट क्या थी। इसमें यह था कि प्रेसिडेंट को ये राइट इख्तियार दिया जाए, उसको ये राइट दिया गया था कि वो नेशनल असेंबली को डिसॉल्व कर सकता है। अब हमने प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी पढ़ा 1962 के कॉन्स्टिट्यूशन में, और फिर बाकी 2 कॉन्स्टिट्यूशन में हमने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पढ़ा। तो अब ये क्योंकि ये 73 का कॉन्स्टिट्यूशन ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट था, अब ये कंट्रोवर्शियल अमेंडमेंट इसलिए थी कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ जब गवर्नमेंट है कि जो प्राइम मिनिस्टर हेड है, अल्टीमेट हेड है गवर्नमेंट का, तो फिर प्रेसिडेंट को ये क्यों राइट दिया जाए, उसको ये पावर क्यों दी जाए कि वो नेशनल असेंबली को डिसॉल्व कर सकता है। लेकिन वट एवर आफ्टर मैनी कंट्रोवर्सीज एंड सो मैनी कन्वर्सेशन, आफ्टर लॉट ऑफ कंट्रोवर्सीज एंड कन्वर्सेशन क्या हुआ, ये अमेंडमेंट पास हो गई। अमेंडमेंट ये थी कि प्रेसिडेंट को ये राइट दिया गया, उसको ये पावर, ये इख्तियार दिया गया कि वो नेशनल असेंबली को डिसॉल्व कर सकता है, खत्म कर सकता है। ओके, विद डॉन ऑफ मार्शल लॉ दिसंबर 30 1985, मार्शल लॉ खत्म हो गया 30 दिसंबर 1985 को, तीसरा मार्शल लॉ जो लगा था।
आगे 1985 से 99 तक सिविलियन रूल जो चलता रहा, अब ये डिस्कस करते हैं। और 99 में फिर फोर्थ मार्शल लॉ अनफॉर्चुनेटली लग गया था, वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट। डेमोक्रेसी वाज रिस्टोर्ड बट नो सिविलियन गवर्नमेंट कुड कंप्लीट इट्स टेन्योर ऑफ 5 ईयर। वो कहना जमहूरियत तो आ गई थी, लेकिन कोई भी बंदा जो सिविल बंदा था वो अपना पूरा 5 साल टेन्योर होता है ना गवर्नमेंट का, वो अपना पूरा ना कर सका। एंड बिकम द विक्टिम ऑफ 58(2)(b ऑफ 8th अमेंडमेंट बाय विचू ऑफ द प्रेसिडेंट। अब देखें 58(2)(b ये आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन का। अब ये क्या था, 8th अमेंडमेंट में ये इंट्रोड्यूस कराया गया था। इसमें यही था कि प्रेसिडेंट जो है नेशनल असेंबली को डिसॉल्व कर सकता है। अब डेफिनेटली अगर जब प्रेसिडेंट नेशनल असेंबली को डिसॉल्व कर देगा, खत्म कर देगा, तो हुकूमत तो खत्म हो जाएगी, क्योंकि जो प्राइम मिनिस्टर है वो हेड होता है नेशनल असेंबली का। जब पूरी नेशनल असेंबली डिसॉल्व हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, तो वो प्राइम मिनिस्टर वो अपने ओहदे से हट जाएगा। इसीलिए वो कोई भी बंदा अपना टेन्योर 5 साल पूरा ना कर सका, क्योंकि प्रेसिडेंट जो था सदर पहले ही वो 8th अमेंडमेंट के जरिए अपना जो उसको राइट दिया गया था 58(2)(b आर्टिकल में कॉन्स्टिट्यूशन के, वो नेशनल असेंबली को डिसॉल्व कर देता, खत्म कर देता और गवर्नमेंट खत्म हो जाती। by virtue of that president can dissolve national assembly and dismiss the elected government। हाँ, नेशनल असेंबली डिसॉल्व कर देता है और जो इलेक्टेड गवर्नमेंट जो चल रही होती है, क्योंकि नेशनल असेंबली से गवर्नमेंट चलती है, क्योंकि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट था। पार्लियामेंट में जो होता है वो प्राइम मिनिस्टर और नेशनल असेंबली पार्लियामेंट से गवर्नमेंट चलती है। प्रेसिडेंट तो ऊपर हेड होता है, वो जो कुछ नहीं कर सकता। लेकिन जो 8th अमेंडमेंट जो थी, इसने उसको राइट दे दिया था कि नेशनल असेंबली को डिसॉल्व कर सके। ये नेशनल असेंबली डिसॉल्व कर देता और सारी की सारी गवर्नमेंट डिसमिस हो जाती इससे। अब नेक्स्ट क्या हुआ, जुनेजो मार्च 1985 में 1988 ये रहा रूल, सिविलियन रूल जो इसने किया, जुनेजो ने किया। इस डेट से इस डेट तक बेनजीर भुट्टो फिर रही प्राइम मिनिस्टर नवंबर 1989 से अगस्त 1990 तक। फिर नवाज शरीफ रहा अक्टूबर 1990 से जुलाई 1993 तक। बेनजीर भुट्टो फिर अगेन इलेक्ट हुई एज ए प्राइम मिनिस्टर अक्टूबर 1993 से नवंबर 1996 तक। अब ये सारी बात में बताने का ये मतलब है, देखें 85 से 82 88 ये 3 साल, ये भी 88 से 90 ये भी 2 साल, 90 से 90 ये 3 साल, और ऐसे ये भी 3 साल। मतलब कोई भी इनमें से प्राइम मिनिस्टर कोई भी अपना जो 5 ईयर टेन्योर है वो पूरा ना कर सका, बिकॉज ऑफ प्रेसिडेंट को जो पावर दी गई थी 8th अमेंडमेंट में। ये नेशनल असेंबली डिसॉल्व कर देता और सारी की सारी गवर्नमेंट डिसॉल्व हो जाती है, डिसमिस हो जाती। नेक्स्ट 5th नंबर है फिर प्राइम मिनिस्टर जो नवाज शरीफ फिर इलेक्ट हुआ प्राइम मिनिस्टर फरवरी 1997 में अक्टूबर 1999 तक, वही 2 साल फिर से। इंटरम प्राइम मिनिस्टर अपॉइंटेड फॉर होल्डिंग फेयर इलेक्शंस व इंटरम प्राइम मिनिस्टर का मतलब होता है कि प्राइम जब नेशनल असेंबली डिसॉल्व होती है, सारा गवर्नमेंट खत्म हो जाती है, डिसमिस हो जाती है, प्राइम मिनिस्टर भी खत्म हो जाता है। अब नए इलेक्शन होने हैं तो प्राइम मिनिस्टर आना है। अब नए इलेक्शन किसके अंडर होने हैं, प्राइम मिनिस्टर जो हेड आता है गवर्नमेंट का उसके अंडर ही सारा कुछ होना होता है ना। इसलिए एक इंटरम प्राइम मिनिस्टर मतलब वक्ती एक आर्जी टेम्परेरी प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया जाता है जो इलेक्शंस करवाता है, और फिर इलेक्शन में जो जीतता है प्राइम मिनिस्टर मेजोरिटी पार्टी वो प्राइम मिनिस्टर होती है। अब क्या हुआ, इन 5वें जो नवाज शरीफ के 99 के जो दौरा हुकूमत है उसके बाद इंटरम प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया गया इलेक्शंस करवाने के लिए गुलाम मुस्तफ़ा जतोई अगस्त नवंबर 1990, अगस्त से नवंबर तक, मतलब ये जो अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर 3-4 माह जो है 1990 में गुलाम मुस्तफ़ा जतोई एक इंटरम प्राइम मिनिस्टर रहे। मतलब 3-4 माह इलेक्शन का जो सारा प्रोसीजर है इतने मंथ में ही होता है, तो ये इंटरम प्राइम मिनिस्टर रहे, इन्होंने इलेक्शन हेल्ड करवाए। बल्क शेयर बाजारी अप्रैल मई 1993, अप्रैल से मई तक 1993 में फिर खत्म हुई ऊपर गवर्नमेंट। हमने पढ़ा है सारा का सारा कि जब 90 में बन गया ना ये प्राइम मिनिस्टर। कोalition का मतलब है ज्वाइंटली, मतलब ज्वाइंट मिलकर जो कोalition गवर्नमेंट जिसे कहते हैं, एक से ज्यादा सियासी पार्टियों की जो मिलकर गवर्नमेंट बनती है उसे कोalition गवर्नमेंट कहते हैं। अब ये प्रॉब्लम ऑफ कीपिंग कोalition इंटैक्ट, कोalition को इंटैक्ट रखने की वजह से, सारी ज्वाइंट पार्टीज को इंटैक्ट रखने की वजह से ये मसाइल आ रहे थे कि लोगों के बेटरमेंट के लिए काम जो है वो फ्रूटफुल नहीं हो रहा था। वीक पॉलिटिकल पार्टीज विच वीकेंड द गवर्नमेंट, अब पॉलिटिकल पार्टीज वीक थी जिसने गवर्नमेंट को भी कमजोर कर दिया था। ग्रेटर कन्फ्रंटेशन, मुकाबलेबाजी ज्यादा थी, मतलब हर पॉलिटिकल लीडर चाहता था कि मैं इक़्तिदार में आऊं, और इसका नतीजा ये हुआ कि गवर्नमेंट स्टेबल ही ना रही, कोई भी स्टेबल रह ही नहीं सकता था। कंप्लेंट्स ऑफ करप्शन एंड मिसयूज ऑफ स्टेट रिसोर्सेज का मिसयूज करते थे, मतलब जो जराए थे सारे के सारे स्टेट के रिसोर्सेज थे उनको अपने पर्सनल गेन के लिए यूज करते या उनका मिसयूज करते थे, मैसेज की बेटरमेंट के लिए, पीपल्स की बेटरमेंट के लिए नहीं यूज करते थे। कंप्लेंट्स ऑफ करप्शन की बहुत सारी कंप्लेंट्स थी। ये 4 जो पॉइंट्स हैं ये भी इंपॉर्टेंट है। ये रीजंस किस चीज की हैं कि जो सिविलियन गवर्नमेंट है उसने पॉलिसीज बहुत सी अडॉप्ट की पीपल की वेलफेयर के लिए, उनकी बेटरमेंट के लिए, लेकिन जो उसका इफेक्ट है वो कंप्रोमाइज ही आया, उसका इफेक्ट फ्रूटफुल ना हुआ इन 4 रीजंस की वजह से।
नेक्स्ट 1999 से 2002 तक क्या हुआ? इन 1999 अगेन मिलिट्री रूल्स वाज इम्पोज्ड अगेंस्ट द सिविलियन गवर्नमेंट्स अटेम्प्ट टू कंसंट्रेट पावर इन द ऑफिस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। दोबारा 1999 में मिलिट्री रूल आ गया, फिर उसने मुशर्रफ ने लगा दिया फिर से मार्शल लॉ। नवाज गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस टू हैव अ कंप्लीट कंट्रोल ऑन ऑल ब्रांचेस ऑफ द गवर्नमेंट। नवाज गवर्नमेंट ने क्या किया, जब इसकी गवर्नमेंट आई उसने कहा कि गवर्नमेंट की तमाम ब्रांचेस पर ना कॉन्स्टिट्यूशन आइन का कंट्रोल होना चाहिए। इसने आइन में तब्दीलियां की, किस लिए कि ताकि गवर्नमेंट की तमाम ब्रांचेस पर गवर्नमेंट का कंट्रोल हो, पॉलिटिकल कंट्रोल हो, मतलब सियासी कंट्रोल हो उसका, जो सियासी पार्टी है, ताकि मिलिट्री रूल लगाना आसान ना हो। इसने अपने दौर हुकूमत में नवाज शरीफ ने ये किया, लेकिन फिर भी 1999 में मुशर्रफ ने मार्शल लॉ लगवा दिया। Nawaz government's attempt to remove the army chief while he was out of the country and returning from his visit to Sri Lanka। जब ये मुल्क से बाहर था, अपने दौरे श्रीलंका से वापस आ रहा था, तो क्या हुआ? प्रूव्ड काउंटर प्रोडक्टिव। इसका जो है उसका उल्टा असर हुआ। उसने तो इंट्रोड्यूस कराया था ना पॉलिटिकल सिस्टम ऐसा कि ऑल गवर्नमेंट की ब्रांचेस पे जो कंप्लीट कंट्रोल हो पॉलिटिक्स का, लेकिन उसके ये इस रूल का उल्टा असर हो गया कि क्या हुआ? जनरल मुशर्रफ टुक ओवर द एज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री एंड सस्पेंडेड द कॉन्स्टिट्यूशन। फिर मुशर्रफ ने मार्शल लॉ लगा दिया और कॉन्स्टिट्यूशन अगेन सस्पेंड हो गया। मार्शल लॉ वाज नॉट डिक्लेयर्ड। हाँ, मार्शल लॉ डिक्लेयर नहीं हुआ था, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन सस्पेंड होने की ये वजह थी। कॉन्स्टिट्यूशन इधर भी देखे सस्पेंड हुआ था, एब्रोगेट नहीं हुआ था। जहां मार्शल लॉ डिक्लेयर हो जाता, डिक्लेयर का मतलब है ऐलान हो जाता, सारे चैनल्स पे चल जाता और सारे मतलब एक स्पोकनली कहा जाता कि मार्शल लॉ कंट्री में लग गया है, तो उधर तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एब्रोगेट हो जाता है। लेकिन इसने सिर्फ कंट्रोल संभाला था गवर्नमेंट का, प्रेसिडेंट खुद बन गया था, इसने खुद को चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर नहीं जाहिर किया था, मार्शल लॉ को डिक्लेयर नहीं किया था, इसलिए जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सस्पेंड हुआ था। लास्ट में भी हमने पढ़ा कि कॉन्स्टिट्यूशन सस्पेंड हुआ था, एब्रोगेट नहीं हुआ था। आपको पता है कि पिछले जो मार्शल लॉज लगे थे उनमें कॉन्स्टिट्यूशन एब्रोगेट हो गया था, लेकिन जहां सस्पेंड हुआ था बिकॉज मार्शल लॉ वाज नॉट डिक्लेयर्ड। नो मिलिट्री कोर्ट्स वर एस्टैब्लिश्ड। मिलिट्री कोर्ट्स भी नहीं बनी थी। पॉलिटिकल एंड प्रेस फ्रीडम्स रिमेन्ड इंटैक्ट। पॉलिटिकल, सियासी और जो प्रेस की फ्रीडम्स थी, उनकी आज़ादी थी, सियासी और जो प्रेस की आज़ादी थी, ये सारी की सारी ठीक ऐसे बहाल रही। पॉलिटिकल प्रायोरिटीज। जनरल मुशर्रफ अनाउंस हिज पॉलिटिकल प्रायोरिटीज। उसने अपनी जो सियासी तरजीहात हैं वो अनाउंस की मुशर्रफ ने। रीबूल्ड नेशनल कॉन्फिडेंस एंड मोरल। नेशनल जो कौम का कॉन्फिडेंस है, कौमी कॉन्फिडेंस, एतमाद, उसको बहाल किया जाए, उनका मोरल उनका हाई किया जाए। स्ट्रेंथिंग फेडरेशन, मतलब फेडरेशन है जो सूबों को, मरकज को स्ट्रेंथ ताकत दी जाए। रिमूव इंटर प्रोविंशियल डिसहार्मनी। जो सूबों के दरमियान हम आहंगी, गैर हम आहंगी पाई जाती है, वो खत्म की जाए, उनके दरमियान यूनिटी लाई जाए। रिस्टोर नेशनल कोहेजन। नेशनल कोहेजन है जो कौमी यकजहती है, उसको दोबारा बहाल किया जाए। नेक्स्ट है रिवाइवल ऑफ इकोनॉमी एंड रिस्टोरेशन ऑफ इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस। रिवाइवल ऑफ इकोनॉमी इसने इस तरह किया था, भुट्टो ने जो सारी चीजें नेशनलाइज कर दी थी, इसने प्राइवेटाइजेशन की इजाजत दे दी थी, मतलब अपना पर्सनल कारोबार आप कर सकते हैं, अपनी मिल, अपनी फैक्ट्री बना सकते हैं। क्योंकि भुट्टो ने तो कहा था ना नेशनलाइज सारा कुछ अंडर गवर्नमेंट आ जाए, लेकिन इसने प्राइवेटाइजेशन की इजाजत दे दी थी। और जो इन्वेस्टर्स हैं, जो लोग अपना मनी इन्वेस्ट करते हैं, अपनी रिसोर्सेज इन्वेस्ट करते हैं, मतलब मुल्क के डेवलपमेंट है, उनका कॉन्फिडेंस इसने बिल्ड करवाया था, रिस्टोर किया, दोबारा बहाल किया था उनका कॉन्फिडेंस। इम्प्रूविंग लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन एंड डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस। लॉ और ऑर्डर सिचुएशन को इम्प्रूव किया था, अच्छा बेहतर किया था। डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस, डिस्पेंसेशन का वैसे बेसिक मतलब ये होता है कि किस्मत, मतलब इंसाफ की किस्मत अच्छी की, मतलब उसने कहा कि इंसाफ होना चाहिए, इंसाफ के तकाजों को पूरा किया जाए। डीपोलिटिसाइज द स्टेट इंस्टीट्यूशंस एंड डिवोल्यूशन ऑफ पावर। जो स्टेट इंस्टीट्यूशन थे, अदारे थे स्टेट के, वो डिपोलिटिसाइज किया, मतलब सारे के सारे अंदर गवर्नमेंट तहवील, पॉलिटिकल तहवील में सारे के सारे अंडर पॉलिटिक्स आ गए थे ना, उसने उसको डिपोलिटिसाइज किया। एंड डिवोल्यूशन ऑफ पावर, और जो ताकत है वो सारी की सारी, जब सारे इंस्टीट्यूशन नेशनलाइजेशन में अंडर गवर्नमेंट आ गए, सारे के सारे नेशनलाइज हो गए, उसने उन्हें डिपोलिटिसाइज किया, तो इस तरह जो पावर है पहले की सारी वेस्ट हो गई थी गवर्नमेंट में। जाहिर है जिसके पास ज्यादा सारा कुछ था तो पावर सारी उसी के पास होनी थी ना। अब डिवोल्यूशन ऑफ पावर हुई, सारी जो ताकतें हैं, पावर्स तकसीम हुई। स्विफ्ट एंड अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी। इसने तेज किया अकाउंटेबिलिटी के तरीके को, कि एक बोर्ड बनाया जो सबकी अकाउंटेबिलिटी कर सके, मतलब एहसास जिम्मेदारी चेक कर सके, सब उसको आंसरेबल होंगे कि वो अपना काम कितना कर रहे हैं। जनरल मुशर्रफ डिजाइन द फॉलोइंग प्रिंसिपल टू अचीव दीज गोल। अब उसने ये प्रिंसिपल बनाए ऊपर के सारे जो इसके गोल्स थे उनको अचीव करने के लिए।
क्या प्रिंसिपल थी अकाउंटेबिलिटी एंड रिटर्न ऑफ लूटेड वेल्थ ऑफ द स्टेट, कि सारा का सारा जो माल लूटा हुआ माल है स्टेट का वो वापस किया जाए, रिटर्न किया जाए, और अकाउंटेबिलिटी जवाब दिया जाए कि वो क्यों लूटा था। रिवाइवल ऑफ द इकोनॉमी थ्रू increasing foreign exchanges reserves and reducing international debt burden through rescheduling। इंटरनेशनल डेप्ट बर्डन मतलब जो बैनुल अक़वामी कर्जा लिया हुआ था, ज्यादा बहुत सारा कर्जे का बर्डन था, उसको इसने कम किया, रीशेड्यूल करके, मतलब दोबारा एक अपनी फॉरेन पॉलिसी उसको उसने रीशेड्यूल किया, चेंज किया। फॉरेन पॉलिसी मतलब जो खारजा पॉलिसी होती है उसको चेंज किया। इकोनॉमी जो माशत का निज़ाम था सारा उसको एक बार रिवाइज किया। इंक्रीज फॉरेन एक्सचेंज मतलब जो बाहर की आमदाद दरामदाद थी उनको इंक्रीज किया ताकि हमारा जो है कर्जा वो कम हो सके, कर्जे का बर्डन कम हो सके। पुअर्टी रिडक्शन एंड सोशल अपलिफ्ट, गुर्बत की कमी की और सोशल अपलिफ्ट, माशरे की जो बहाली थी उसका जो माशरे का स्टेटस था उसको अपलिफ्ट किया, बुलंद किया, मायार अच्छा किया। जनरल मुशर्रफ इंट्रोड्यूस न्यू लोकल बॉडी सिस्टम डेलीगेशन ऑफ पावर टू द डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट। आपने पढ़ा है कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट हमने पढ़ी और दूसरी प्रोविंशियल गवर्नमेंट पढ़ी है, लेकिन इसने क्या किया, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट भी बना दी, मतलब जिले सतह पे भी गवर्नमेंट एक बना दी। डेलीगेशन ऑफ पावर का मतलब है उनको ताकत जो है वो उसको सौंप दी जिले सतह की, मतलब जिले की भी गवर्नमेंट होगी, प्रोविंशियल और फेडरल वो तो पहले ही थी ऑलरेडी। न्यू लोकल बॉडी सिस्टम, अब ये याद रखना है आपने कि न्यू लोकल बॉडी सिस्टम जो था, लोकल बॉडीज का मतलब होता है लोकल बॉडीज जो थी, जैसे डिस्ट्रिक्ट हो गया, तहसील होगी, ये लोकल बॉडीज है। प्रोविंशियल जो तो वो तो सूबाई सतह पे है और फेडरल जो है वो सेंट्रल लेवल पे है। लोकल बॉडीज जो वो निचली सतह पर, डिस्ट्रिक्ट हो गया, तहसील, ये सारा कुछ। अब लोकल बॉडी सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया मुशर्रफ ने, किस लिए, डेलीगेशन ऑफ पावर के लिए एट डिस्ट्रिक्ट लेवल। इन द प्रोसेस ऑफ रिटर्न टू डेमोक्रेसी ही हैड रिफरेंडम अप्रैल 2002, इसने अप्रैल 2002 में रिफरेंडम करवाया, क्योंकि जमहूरियत का नाम देने के लिए कि मैं खुद से नहीं आया, मैं बाय रिफरेंडम इलेक्ट हुआ हूँ। सेकंड, इंट्रोड्यूस लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर, LFO, लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर इसने भी इंट्रोड्यूस करवाया। ऊपर भी हम एक लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर पढ़ चुके हैं। held general elections of national and provincial assemblies on 10th October 2021। जनरल इलेक्शन करवाए प्रोविंशियल्स के, सूबों के और नेशनल असेंबली के 10 अक्टूबर 2002 में। रिवाइवल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सिविलियन गवर्नमेंट फॉर्म इन द प्रोविंसेस एंड द सेंटर, सूबों में भी और मरकज में भी सिविलियन गवर्नमेंट बन गई। सिविलियन रूल एस्टैब्लिश, अब ये इसका जो मार्शल लॉ लगा था उसके बाद फिर सिविलियन रूल एस्टैब्लिश हो गया क्योंकि वो खुद प्रेसिडेंट बन गया। इन द न्यू सेटअप ऑफ मुशर्रफ इज प्रेसिडेंट इन यूनिफॉर्म, मुशर्रफ जो था ये यूनिफॉर्मली प्रेसिडेंट था, मतलब हर तरह से ये मुकम्मल प्रेसिडेंट बना। मिस्टर जफरुल्लाह खान जमाली वाज द हेड ऑफ कोलिशन गवर्नमेंट, कोलिशन गवर्नमेंट ये बनी इत्तेहादी गवर्नमेंट, मतलब ज्यादा पार्टीज को मिला के जो गवर्नमेंट बनती है उसे कहते हैं कोलिशन गवर्नमेंट। मीर जफरुल्लाह जमाली जो थे ये हेड थे कोलिशन गवर्नमेंट के। इन 3 प्रोविंसेस देयर अ गवर्नमेंट ऑफ मुस्लिम लीग, 3 सूबों में मुस्लिम लीग क्यू की गवर्नमेंट थी। एंड इन NWFP देयर इज द गवर्नमेंट ऑफ MMA वर्किंग सक्सेसफुली, जो NWFP है सॉरी सूबा सरहद में MMA की गवर्नमेंट थी। MMA एक पॉलिटिकल पार्टी है, इसको कहते हैं मुतहिदा मजलिस अमल, MMA जो पॉलिटिकल पार्टी है मुतहिदा मजलिस अमल, ये कामयाबी से काम कर रही थी NWFP में। लेट्स होप फॉर द ग्रेजुअल कंसोलिडेशन ऑफ डेमोक्रेटिक रूल। चलें अब आगे हम उम्मीद रखते हैं कि ये जो सिविलियन है रूल एस्टेब्लिश हुआ है ये डेमोक्रेटिक रूल होगा, हमारा जमहूरी निज़ाम होगा। दैट्स फॉर ऑल, दिस लेक्चर वाज लेंथी स्टूडेंट्स। फर्स्ट आई थॉट कि मैं इसको 2 पार्ट में बना दूं, लेकिन फिर मैंने इसको 1 पार्ट में कर लिया। है थोड़ा सा ये बोरिंग लेकिन इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा ये MCQs के लिए और शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए इंपॉर्टेंट है। अब इसको मेमोराइज कर लीजिएगा और आपका ना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर योर टाइम। ओके, अल्लाह हाफिज़।